नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत केस की मिस्ट्री आखिर कौन सुलझाएगा, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 3 घंटे लंबी बहस चली है, जहां रिया, सुशांत का परिवार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से दलीलें दी गई। मुंबई पुलिस ने जहां कोर्ट को जांच की रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस से जांच की जानकारी मांगी है, जिसके बाद अब 2 दिन में मामले पर माना जा रहा है फैसला आ सकता है। सुशांत सिंह के मौत की मिस्ट्री आखिर कौन सुलझाएगा? मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की खींचतान के बाद मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सबने अपना पक्ष रखा। रिया, सुशांत के पिता, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार ने एक-एक कर अपनी बात रखी। अब ये केस ट्रांसफर होगा या फिर सीबीआई इसकी जांच करेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिस पर 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते इसमें कोई फैसला आएगा, जिसमें पता चलेगा कि सीबीआई इस मामले में आगे जांच जारी रखे या फिर कोर्ट कोई दूसरा रास्ता निकालता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिया पहले ही सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील कर चुकी है, तो अब परेशानी क्या है? जिस पर रिया की ओर से कहा गया कि उन्हें सीबीआई या मुंबई पुलिस की जांच से कोई परेशानी नहीं है। वो केवल इतना चाहती हैं कि मामले की सुनवाई पटना में नहीं बल्कि मुंबई में हो। रिया के वकील ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। वहीं सुशांत के पिता पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। रिया की ओर से दलील दी गई कि पटना में एफआईआर दर्ज की, जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी। 38 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। वहीं सुशांत के पिता की ओर से इस मामले में पूरा पक्ष रखा गया। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर संदेह जताया। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में कभी एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत के परिवार की ओर से मुंबई पुलिस पर सरकारी दबाव का शक भी जताया गया और पटना में एफआईआर दर्ज होने की वजह भी मुंबई पुलिस की जांच में खामी को बताया। बहरहाल लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 2 दिन बाद साफ होगा कि सुशांत मामले की जांच कौन करेगा। अमीषा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से ज्यादा की सुनवाई हुई है। आज इस बहस में बिहार, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की ओर से भी दलीलें रखी गई। किसने क्या कुछ कहा है उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें, सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या अब इस मामले पर जल्द ही फैसला आ जाएगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं किस सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है। देखिए, सबसे पहले बात महाराष्ट्र सरकार की। बिहार में एफआईआर दर्ज कर जांच करना गलत है, यह महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रहा सुप्रीम कोर्ट के भीतर। बिहार सरकार ने कहा है पटना में एफआईआर दर्ज करना जरूरी था, जबकि केंद्र सरकार का पक्ष है केस पटना में दर्ज तो ट्रांसफर की याचिका पूरी तरह से गलत है। यानी कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार की बात एक जैसी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की दलील है बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश करना गलत है। बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा। शुरुआती छानबीन में क्षेत्राधिकार का मामला आखिर क्यों, जब बात ही शुरुआती छानबीन की है तो बार बार महाराष्ट्र सरकार इसको लाकर ईगो का विषय बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। केंद्र सरकार की दलील, मुंबई पुलिस ने तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट के भीतर ये रखा है। केंद्र सरकार का अगला पक्ष आता है मुंबई पुलिस ने अनाधिकृत बयान दर्ज किए। बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जांच पूरी होने तक केस ट्रांसफर नहीं हो सकता, जिसकी मांग बार बार रिया के वकीलों की ओर से की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि केंद्र का सिफारिश मानना असंवैधानिक। केंद्र ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश मानी है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। महाराष्ट्र सरकार ने आगे कहा जांच को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बिहार सरकार, बिहार नहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक दबाव है, यह बिहार सरकार का पक्ष रहा। जबकि केंद्र सरकार ने कहा जांच अधिकारों को क्वारंटीन करना पूरी तरह से गलत है। बिहार के जांच अधिकारी को ही मुंबई में ले जाकर क्वारंटीन कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने आगे अपनी बात रखी। मुंबई पुलिस ने किस आधार पर 56 लोगों से पूछताछ की है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की दलील रही बिना एफआईआर के मुंबई पुलिस का जांच करना सही है। यानी कि जब केंद्र ने सवाल उठाए तो उस पर महाराष्ट्र सरकार की दलीलें, वहीं बिहार सरकार का पक्ष रहा मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। बिहार सरकार ने भी ये बात कही है, केंद्र सरकार की ओर से भी
मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, ये बात जब उठाई गई तो फिर महाराष्ट्र सरकार की दलीलें सामने आई। बिना एफआईआर के मुंबई पुलिस का जांच करना सही है। तो ये हमने आपको पक्ष बता दिए कि किस पक्ष की क्या दलील रही है आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर, लेकिन कुल मिलाकर माना यही जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हो सकता है अगली सुनवाई में इस बात पर फैसला हो जाए, जिस तरह की दलीलें आज रखी गई हैं कोर्ट के भीतर। वहीं अब मोबाइल डेटा से खुलेंगे रिया के तमाम राज। दरअसल ईडी रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के बीते 1 साल का मोबाइल डेटा रिट्रीव कर रही है। ईडी को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी रिया के बारे में अहम जानकारी लगी है। देखिए। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री के राज खंगालने में सीबीआई और मुंबई पुलिस लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन मुंबई के ईडी दफ्तर में चल रहा है, जहां सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को बीते 5 दिनों में ईडी ने आज तीसरी बार तलब किया। सूत्रों के मुताबिक श्रुति ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उनसे सुशांत के बही खाते के बारे में अहम जानकारी मिली है। ईडी को श्रुति मोदी ने बताया कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी, वो ही फैसले लेती थी। सुशांत के फाइनेंशियल्स से लेकर फिल्मी प्रोजेक्ट्स भी रिया ही फाइनल करती थी। श्रुति फरवरी 2020 के बाद से सुशांत के संपर्क में नहीं थी। ईडी के रडार पर सबसे ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और शौविक हैं। ईडी ने रिया से 7 अगस्त को 8 घंटे और 10 अगस्त को 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 5 दिनों में 2 बार लंबी पूछताछ की गई। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सवाल जवाब किया। ईडी ने रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन भी जमा कराए हैं, जिनसे बीते 1 साल का डेटा रिट्रीव किया जाना है। ईडी रिया से ये भी जानना चाहती है कि सुशांत की मौत से महज 7 दिन पहले आईपी एड्रेस क्यों बदला गया। रिया और सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से भी ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने भी आज ईडी में अपना बयान दर्ज कराया। इस बीच आज तक को सुशांत के पिता के कुछ अहम व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं, जो उन्होंने 29 नवंबर 2019 को रिया और श्रुति मोदी को किए थे, लेकिन दोनों ने उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने रिया को लिखा, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। आज तक के पास सुशांत और उनके परिवार के कॉल रिकॉर्ड का डेटा भी मौजूद है। सुशांत से उनके पिता के सिंह की फोन पर इस साल 18 और 19 मई और अक्टूबर नवंबर 2019 में बात हुई थी, जबकि बहन नीतू सिंह से आखिरी बार 8 जून को बात हुई थी, जिस दिन रिया घर छोड़कर गई थी, जबकि बहन रानी से आखिरी बार 10 जून को बात हुई थी। पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। आप पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है, जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना, जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई। ईडी इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो ईडी की पूछताछ में श्रुति मोदी की ओर से जो खुलासा किया गया वो आपने देख लिया इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अब देखिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन सभी की निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर। आगे बढ़ते हुए अब बात एक टॉपर बिटिया की मौत की करेंगे। अमेरिका में पढ़ने वाली ग्रेटर नोएडा की लड़की सुदीक्षा भाटी का कल सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, लेकिन यह मौत अपने आप में कई सवाल खड़े कर गई, क्योंकि परिवार का आरोप है कि मौत की वजह सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ थी। देखिए। परिवेश सुदीक्षा के बड़े सपने थे। मैं सब चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। वो अपने शहर की शान थी, जिसने अभी सपनों की उड़ान ही भरी थी, जिसके अरमान बुलंद शहर की सड़क पर उसकी मौत के साथ चूर चूर हो गए।
सुदीक्षा यूपी के दादरी से बाइक से मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी। परिवार का आरोप है कि बुलंदशहर के पास कुछ मंचलों ने उनका पीछा किया। वो लगातार फब्तियां कस रहे थे। फिर सुदीक्षा की बाइक के आगे मंचलों ने अचानक से अपनी बाइक रोक दी, जिसके बाद जोर का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सुदीक्षा के सिर पर चोट आई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। सुदीक्षा की इस मौत के मामले में एक पेच भी है। परिवार का कहना है कि बाइक सुदीक्षा के चाचा चला रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, जो कि नाबालिग है। हालांकि प्रशासन के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले की भी जांच की जा रही है, जो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे, उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। बाइक मैं ही चला रहा था, हम तीनों साथ में थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। उधर मौकाए वारदात पर पहुंचे पुलिस वालों ने भी सुदीक्षा के चाचा की बाइक वाली बात से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक सड़क हादसा है और कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक बाइक पर 2 लोग सवार नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये वही बाइक है जिसमें सुदीक्षा जा रही थी और बाइक उसका भाई चला रहा था। सुदीक्षा अपने शहर की टॉपर थी। 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना की वजह से छुट्टी में घर आई थी और 20 अगस्त को वापस अमेरिका जाना था। गवर्नमेंट ने उसे 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिसपे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। सोचा था परिवार के बाकी लोगों से मिल लूंगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी से मामा के घर औरंगाबाद के लिए निकली, जहां बुलंदशहर में उसकी मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्होंने अपनी होनहार बेटी खो दी है। एम्बुलेंस तो जहां से उसकी डेड बॉडी आई है उसके लिए भी नहीं आई है। हमारे रिश्तेदार हैं, वो अपनी गाड़ी से डेड बॉडी भी सर्वगृह बुलंदशहर अपनी गाड़ी से लेकर आए हैं। कोई पुलिस साथ नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। और क्यों मानो जिस समाज ने मेरे हौसले को अश्लीलता और मेरे पहनावे को मेरा चरित्र प्रमाण का पत्र घोषित कर दिया। सुदीक्षा सिर्फ पढ़ने में ही अव्वल नहीं थी, बल्कि महिलाओं की जागरूकता के लिए आवाज भी उठाती थी। गांव और पिछड़े इलाकों में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। मैं आपसे पूछती हूँ, आप सबसे पूछती हूँ। सुदीक्षा की मौत ने यूपी की सियासत को भी गर्व कर दिया है। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सुदीक्षा की मौत का सच एक मिस्ट्री बन गया है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र यादव और कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो सुदीक्षा की मौत कैसे हुई, अपने आप में ये सवाल कायम है। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको राजस्थान। करीब महीने भर के बाद सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए हैं। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद अशोक गहलोत से उनकी तनातनी खत्म हो गई है। उधर मुख्यमंत्री गहलोत जैसलमेर पहुंचे, वहां वो विधायकों के साथ कल जयपुर लौटेंगे। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच महीने भर तक चली सियासी अदावत की हैप्पी एंडिंग के साथ ही सरकार पर आया संकट भी टल गया है। अब सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ जयपुर लौट रहे हैं, जहां फिर उन्हीं गहलोत के साथ काम करना है, जिन्होंने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में और पब्लिक लाइफ में अगर हम लोग हैं तो हमारे आचरण को, हमारे शब्दों को दुनिया बहुत बारीकी से देखती है। इसलिए मुझे लगा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुख तो क्यों नहीं होगा, दुख तो हुआ। जब 5 साल अध्यक्ष था, जब हम लाठी गोली खा रहे थे, तब सारे गुण मेरे में थे, और सरकार बनने के बाद वो सब गुण गायब हो गए। इधर पायलट जयपुर में लैंड करेंगे तो उधर गहलोत जैसलमेर के लिए निकल चुके हैं।
उनके साथ उनके खेमे के कई विधायक और मंत्री भी गए हैं, जहां से 4 चार्टर्ड विमान में सभी वापस जयपुर लौटेंगे। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में गहलोत विधायक दल के बैठक करेंगे और हाईकमान का संदेश साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पायलट ग्रुप से हाईकमान ने दिल्ली में बात की, उससे कई विधायक खफा हैं। नो डाउट ये रिएक्शन है बहुत जबरदस्त, और वो रिएक्शन इस बात का कि 1 महीने रहे तो कांग्रेस के विधायकों में बड़ा गुस्सा है। मैं सचिन पायलट जी के बहुत करीब रहा हूँ, मेरे मन में उतना गुस्सा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों के मन में गुस्सा देखा। वो गुस्सा इस बात का कि 19 लोग इस तरह से रिवोल्ट करके गए, वो पार्टी के विधायकों को, पार्टी को, कार्यकर्ता को और प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आ रहा, इसमें कोई दौराय नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सब ठीक हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि गहलोत अब बागियों को न सिर्फ गले लगाने को तैयार हैं, बल्कि बगावत के लिए बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। कि एक आदमी लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे। एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं। पायलट के समर्थक निर्दलीय विधायक भी जयपुर लौटकर सीएम गहलोत का आशीर्वाद ले चुके हैं। उधर 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में अब हाई कोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आलाकमान के निर्देश के बाद हाथ तो मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन दिल भी मिलेंगे क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबर। उत्तराखंड में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा घरों और रास्तों को जमींदोज कर रहा है। भारी बारिश से उफान पर आई नदियां मुसीबत का पैगाम लाई हैं। चारों तरफ त्राहिमाम है। ये खौफनाक तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां कोसी नदी उफान पर है। नदी की तेज धार में 22 साल का एक युवक बहने लगा, लेकिन 12 साल के सन्नी ने बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए पुल से नदी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। रामनगर के विधायक ने 12 साल के सन्नी के हौसले को सलाम करते हुए उसे सम्मानित करने का फैसला किया है। अब यहाँ की एक और तस्वीर देखिए, जहाँ बाइक सवार उफनाते नाले की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि कुछ साथियों ने वक्त पर मोर्चा संभाला और उसे बहने से बचा लिया। 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद यमुनोत्री धाम में भी भूस्खलन से घोड़ा पड़ाव के पास अचानक पहाड़ी से झरना बहने लगा है। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से बैरिकेडिंग टूट गई है और मंदिर को जाने वाले रास्ते को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद शीतला नदी उफान पर है। नदी सड़क के ऊपर से बह रही है, जिससे हजारों लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। बाइक सवार जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। अब आपको दिखाते हैं पटना से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां बिहार विधानसभा परिसर में 1 घंटे की बारिश में ही तालाब बन गया। मौके से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह। पटना में आज 1 घंटे की हुई मूसलाधार बारिश के बाद क्या हालात हुए हैं, ये दिखाने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार विधान मंडल में। आप देखिए, ये इस वक्त हम बिहार विधानसभा के कैंपस के अंदर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा कैंपस जो है वो समंदर में तब्दील हो चुका है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से चोक है। इसकी वजह से आप देखिए विधान सभा कैंपस में किस तरीके से यहाँ पर घुटने भर तक जो है वो पानी भर चुका है और ये साफ तौर पर दिखाता है किस तरीके से जो काम जो यहाँ पे किया जा रहा है ड्रेनेज का वो नहीं ठीक से साफ किए गए हैं। इस वजह से आप देख लीजिए, जिस तरफ भी आप देखिए आपको सिर्फ लगेगा कि आप किसी समंदर में इस वक्त चल रहे हैं। और ये देखिए विधान सभा और विधान परिषद इसी कैंपस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की रफ्तार के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और हालात पर चर्चा की। वहीं कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल ने भी अब तेजी पकड़ी है।
जिस कोरोना वैक्सीन का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, उस ओर भारत भी तेजी से कदम उठा रहा है। देश एक ओर जहां कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं इसको जड़ से खत्म करने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक बैठक की, जिसमें कोरोना से लड़ने के कई मंत्र दिए। अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। भारत बायोटेक वैक्सीन के कुल 12 सेंटर पर ट्रायल चल रहा है। इनमें दिल्ली का एम्स अस्पताल भी एक सेंटर है, लेकिन यहाँ पर अभी फेज 1 और फेज 2 ही पूरा नहीं हो पाया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कुल 16 कैंडिडेट सामने आए हैं, जो कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल लेने के लिए तैयार हुए हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो सिर्फ 377 कैंडिडेट ही अब तक फेज 1 में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में दूसरा फेज शुरू हो सकता है। इस बीच रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि WHO ने इस वैक्सीन को लेकर अभी हामी नहीं भरी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात मशहूर शायर राहत इंदौरी की, जिनका इंदौर में आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी दूसरी दुनिया के सफर पर निकल पड़े हैं। हालांकि उन्हें कोरोना भी था, जिसकी वजह से उनका इलाज इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में चल रहा था। राहत इंदौरी को आज रात 9:30 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके, साहब मैं वो जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान रख देना, लिख देना। ये बातें राहत इंदौरी साहब की ओर से कही गई थी। उनकी कई ऐसी कविताएं, कई ऐसी पंक्तियां, कई ऐसी शायरियां जिसने हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाई।